हाँ जी, राष्ट्रपति हम लोग आगे थे हम, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व हमारे कंप्लीट हो गए, अब हम राष्ट्रपति पे आ गए थे, है ना। और मौलिक कर्तव्य भी कंप्लीट कर लिए थे। मौलिक कर्तव्य आपको मेमोराइज हो जाने चाहिए अच्छे से। कितने मौलिक कर्तव्य हैं, कितने थे, 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। बाकी कब जोड़े गए? पहले के 10 1976 में जोड़े गए। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42। सारे क्वेश्चंस को चेंज कर दिया मैंने, जो उस समय पूछे वो अलग थे, आज के अलग हो गए, ठीक है। उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? श्रीमती इंदिरा गांधी थे, ठीक है। हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उनमें राष्ट्र के आदर की बात कौन से मौलिक कर्तव्य में करेगी? पहले में राष्ट्र ध्वज का आदर और राष्ट्रगान का आदर। दो हमारा नहीं है, तीसरा हमारा काम का है। तीसरे मौलिक कर्तव्य में क्या बताया गया है? प्रभुता, एकता और अखंडता, तीन शब्दावलियां दी गई हैं, जिसके अंदर संप्रभुता का नाम नहीं लिया गया है, आपको याद रखना है। चौथे में हमारे लिए कुछ ज्यादा नहीं है। पांचवा इंपॉर्टेंट है। पांचवा किसमें, किससे जुड़ा हुआ है? भेदभाव के निषेध से संबंधित है। अस्पृश्यता, है ना, बहुत बढ़िया। छठे में मैंने फिर कोई बात नहीं करी। सातवें में मैंने बात करी पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है, पर्यावरण और जीव रक्षण संरक्षण से संबंधित है। फिर सातवें में फिर मैंने बात नहीं करी। फिर मैंने आठवें में बात करी। आठवां किससे संबंधित है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन। मानवतावाद शब्द नहीं है, अब नहीं भूलोगे आप। नौवां किसमें है? अहिंसा से संबंधित है, कि हिंसा नहीं करना है, तो अहिंसा की बात करी गई है। 10वां किससे संबंधित है? राष्ट्र विकास। राष्ट्र विकास से संबंधित, कि मतलब हम जो भी हम कुछ करें वो हमारे राष्ट्र के लिए करें, राष्ट्र में करें, ठीक है। और 11वां तो आपको पता ही है, शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। कितने साल के बच्चों के लिए? 6 से 14 साल के बच्चे। किसका कर्तव्य बताया गया है? माता पिता प्लस संरक्षक, तीन नाम है। माता पिता एक ऑप्शन में आ जाएगा, संरक्षक एक ऑप्शन में आ जाएगा, माता पिता संरक्षक एक ऑप्शन में आ जाएगा। तो हमको याद रखना है माता पिता और संरक्षक। इसके बाद आगे थे हम भाग 5 में। भाग 5 का नाम क्या है? संघ। संघ, भाग 5 का नाम क्या है? संघ। और संघ को हम देखते हैं 4 भागों में, ठीक है। पहला है, हाँ, अनुच्छेद याद रखो, संघ के कहां से कहां तक है? 52 से 151 तक। अब इन अनुच्छेदों को हमने 4 टुकड़ों में किया। सबसे पहले हमने देखा विधायिका। विधायिका देखा या सबसे पहले देखा कार्यपालिका, देखा एग्जीक्यूटिव देखा। और इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 52 से 78 तक है, 52 से 78 तक है, जिसमें 4 लोग आएंगे या 4 चीजें आएंगी। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। वो नहीं हो तो उसमें ऐड कर देना, ये 4 उसमें आते हैं, मंत्री परिषद। दूसरा आता है, हाँ, तो मंत्री परिषद आप ऐड कर देना। हाँ, विधायिका। विधायिका, विधायिका के जो अनुच्छेद है वो कहां से कहां तक थे? हाँ, 127, 121 तक है, कहां तक? 23 तक है। व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका के जो हैं वो हैं 179 से लेकर 123 तक है। इसमें आते हैं संसद, और संसद के 3 अंग बताए गए हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग है, ठीक है। हाँ, फिर आता है हमारे सामने न्यायपालिका, जुडिशरी। हाँ, 124 टू 147 के बीच में है। और इसके बाद लास्ट में बचता है कैग, 148 से। इसके बाद हमने एग्जीक्यूटिव भी पढ़ना शुरू कर दिया, कार्यपालिका पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा जो है हमारा फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, देश का पहला नागरिक, जिसका नाम है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हो गया है? 52 में। और इस अनुच्छेद की एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूं, शायद आज तक आपको नहीं पता होगी, कि ये भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से सबसे छोटा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 सबसे छोटा अनुच्छेद है, जिसपे लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस इतनी सी लाइन, राष्ट्रपति के लिए इतनी सी लाइन के लिए केवल और केवल एक अनुच्छेद दिया गया है, एक पैराग्राफ, जिसको आप बोल सकते हो एक लाइन का पैराग्राफ है ये, ठीक है। इसके बाद आता है भारत का राष्ट्रपति होगा। फिर 53, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में हमने बहुत सारी बातें करी हैं। क्या क्या बातें करी हैं देखिए, है ना। हाँ, देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका वो हाँ,
कार्यपालिका का वो प्रमुख होगा। तीनों सेनाओं का प्रमुख भी यही होता है, सब कुछ यही हो गया, ठीक है। हाँ, और फिर पढ़ा हमने 54 में हमने पढ़ा राष्ट्रपति का चुनाव होगा, मतलब राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा। भारत जो है रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेटिक भी है। भारत क्या है, रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेटिक, यानी कि गणराज्य भी है और लोकतंत्र भी है। गणराज्य तो इसलिए है क्योंकि भारत का जो प्रमुख है, यानी भारत का जो प्रमुख है वो वंशानुगत नहीं होता, यानी कि प्रेसिडेंट। और भारत डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्रात्मक इसलिए है क्योंकि भारत का जो वास्तविक प्रमुख है उसको जनता के द्वारा चुना जाता है। प्रधानमंत्री को कौन चुनता है, जनता चुनती है, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या होता है, लोकसभा के दल का नेता होता है। और प्रधानमंत्री अगर देखा जाए एक तरह से लोकसभा का सदस्य ही है। प्रधानमंत्री अलग से किसी पद की शपथ नहीं लेता है, ध्यान रखिएगा आप, वो लोकसभा सदस्य की ही शपथ लेता है, ठीक है। आगे और चल बताएंगे हम आपको। तो इसका चुनाव होता है, तो इसके चुनाव में भाग कौन लेता है, यानी इसके चुनाव इसके निर्वाचक मंडल करवाया किसके जाता है, केंद्रीय चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। भारतीय इसके राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर 3 लोग भाग लेते हैं। सबसे पहले लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राष्ट्रपति के निर्वाचित सदस्य, तीसरा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और चौथा जो है दिल्ली और पौंडुचेरी के जो है विधानसभा के सदस्य। एक संविधान संशोधन हुआ था 1952 के अंदर, ठीक है, 50 हाँ शायद 50वां है, उसके द्वारा ये सब ऐड कर लिया गया था। इसमें भाग कौन नहीं लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य नहीं लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट। क्योंकि विधान परिषद के सदस्य क्यों नहीं लेते, कोई बताएगा मेरे को? नहीं, और कोई कारण? विधान परिषद के सदस्य क्यों नहीं लेते हैं भाग राष्ट्रपति के चुनाव, विधानसभा के तो सारे ले रहे हैं। नहीं पता, मैं बताता हूं। अच्छा, देखो ये कारण आप मुझे बता रहे हो, लेकिन ये कारण मेरे वाला जो मैं बताने वाला हूं उसके आगे थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा। विधानसभा के सदस्य इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनमें से केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, बाकी में नहीं है। और विधानसभाएं तो हर राज्य के अंदर है, इसीलिए विधानसभाएं के जो सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते। हाँ, कर्नाटका के उसमें कर्नाटक है, बिहार है, यूपी है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर में होती थी, अब नहीं है, ठीक है। तो ये 6 राज्यों में, इसलिए विधान परिषद के साथ भाई 6 राज्यों को ही स्पेशल राइट क्यों मिलेंगे? किनका? विधान परिषद का चुनाव होता है जिनको विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं जनता के द्वारा नहीं चुने, ठीक है। हाँ, राष्ट्रपति की नहीं, मैंने लिखा है तो राज्य मंत्रिपरिषद होगी, उसमें लिखा है मैंने, वो तो बताया मैंने, हाँ बताया मैंने उसमें। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं है, इसमें बताया था कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, उसमें सारी शक्तियां होती है जिसका उपयोग वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। ये लिखा होगा ना मैंने तो ये लिखा है राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है। अगर इसमें सुनो मेरी पूरी बात, अगर इसमें ये लिखता कि जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, तब आपकी लाइन वहां जाती। राष्ट्र मंत्री परिषद का हेड तो वही होता है भाई, तो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल का। हाँ तो फिर तो मैंने यहां नहीं मेंशन किया उसको। अरे भाई तुम वहां लिख लो, ठीक है। अब अंडरस्टूड करनी है ये चीजें, तो वो चीजें हैं जो आपको दिमाग में फिट रखनी है। हाँ, अरे गलत नहीं, मैं ये कह रहा हूं ये फिट करनी है, दिमाग में याद रखनी है ये चीजें, ये सारे एग्जाम्स के लिए कॉमन है भाई, ये याद रखो। इसके बाद हमने ये बताया राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन नहीं करते हैं, दोनों सदनों के मनोनीत और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, और कैग जो है वो इसमें वोटिंग नहीं करेगा, कैग इसमें वोट नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बारे में बात करी थी हमने, राष्ट्रपति का चुनाव की जो पद्धति है कौन से आर्टिकल में लिखी गई है, 55 में लिखी गई है, और उसका नाम क्या है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पर चुनाव पद्धति, ठीक है। और इसमें क्या चलता है, मत मूल्य चलता है, ठीक है। और हमारे राजस्थान से एक सदस्य, एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य कितना है, और इसका फॉर्मूला क्या है, राज्य की जनसंख्या बटा कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या इंटू 1 बटा, हाँ इंटू नहीं करना, इसको भाग करना है ना,
भाग करना, भाग, इसको भाग करना भाई, हाँ भाज्य करना इसको, भाज्य, हाँ भाग, भाग करना इसको। इंटू लिख देते हैं कई बार, इंटू लिखोगे तो भी भाग ही होगा वैसे, और इंटू लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, तो इंटू भी सही है आपके, कोई दिक्कत नहीं, इंटू रहने दो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम चलेंगे किसकी आगे, एकल चुनाव पद्धति मैंने आपको समझाई नहीं थी ना थोड़ी सी, एकल संक्रमणीय चुनाव पद्धति है ना, ये समझाना था मेरे को आपको, ये कह रहा था मैं आपको। जैसे मान लीजिए एक चुनाव के अंदर 3 लोग खड़े हुए हैं, एक है राकेश जी, है ना, नहीं ये तो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हैं ना, एक है हमारे जो है हिमांशु, ठीक है, एक है हमारे जो है ये, इतने सारे लोगों में से ये 3 लोगों के नाम मैंने ले लिया। अब हम सब लोग जो है इनको वोट कर रहे हैं, लेकिन इनको वोट किसके दिया जाएगा, वरीयता के आधार पे, प्रेफरेंस के आधार पे। जैसे मान लीजिए अब वोट देने वाले कौन बचे, बाकी हम लोग बचे, तो सबसे पहले जो है एक व्यक्ति आता है वो वोट देता है, वो ये कहता है कि मेरे हिसाब से राष्ट्रपति जो है कौन बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। मैं पहला नंबर किसको चूज करूंगा, हिमांशु को। दूसरा नंबर, चलो हिमांशु अगर हार भी जाए तो दूसरे नंबर पे कौन आना चाहिए, सुमित्रा आना चाहिए। तीसरे नंबर पे कौन आना चाहिए, इसको मैं चूज करता हूँ। दूसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है नहीं नहीं, वो कहता है कि मेरे हिसाब से पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, और तीसरा नंबर ये है, ठीक है। तीसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मेरे हिसाब से पहला नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है, और दूसरा नंबर ये है। अब मान लीजिए ऐसे करते करते सारे मेंबर्स आ गए। अब क्या करते हैं, इनको काउंटिंग करते हैं। इनका चलता है पहला चरण, क्या चलता है, पहला चरण चलता है। पहला चरण में देखते हैं कि इसको वरीयता में सबसे ज्यादा क्रम कौन सा मिला हुआ है, तो इसको 1 कितनी बार मिला, 2 बार मिला। इसको 1 कितनी बार मिला, 1 बार मिला। इसको 1 कितनी बार मिला, 0 बार मिला। तो यहां पे देखा जाए तो पहले ही चरण में पता चल गया कि वरीयता सबसे ज्यादा किसके पास है, ठीक है। एक तरीका ये था जो इजी था। दूसरा, इसी में क्या होता है, एक पर्सन और आता है, वो ये कहता है कि नहीं भाई मेरे हिसाब से इसको तो दूसरा मिलना चाहिए, इसको पहला मिलना चाहिए, और इसको तीसरा मिलना चाहिए, ठीक है। ये रैंक वो बता रहे हैं। अब वापस से अब हुआ इनका पहला चरण, ठीक है। अब इसको एक बार कितनी बार मिला है, 1 नंबर की वरीयता कितनी मिली है, 2 बार। इसको 1 नंबर की वरीयता कितनी बार मिली है, 2 बार। इसको 1 नंबर की वरीयता कितनी बार मिली है, 0 बार। तो ये तो आउट हो गया, ठीक है। और इसके जितने भी वोट होंगे वो क्या हो जाएंगे, इन दोनों को बराबर बराबर बट जाएंगे। उसी को बोला जाता है संक्रमण, ठीक है। एक जने के वोट जो है ट्रांसफर हो गए। अब क्या होगा, ये जो दोनों बराबर आए हैं, ठीक है, ये दो बराबर आए, तो यहाँ पे पहला चरण हो गया, ये प्रथम चरण हो गया। और फिर उसके बाद द्वितीय चरण होगा, सेकंड चरण होगा। और द्वितीय चरण के अंदर पता चला कि इसको तो नंबर मिला है 2, ठीक है, और इसको मिला है 1। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके पास 1 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, क्योंकि वो वोट आ गए ना, इसको ट्रांसफर होकर आ गए। और इसके पास 1 कितनी बार आ गया, 2 बार ही आया। तो अब कौन राष्ट्रपति बन गया, अरे हिमांशु नहीं, सेकंड कैंडिडेट राष्ट्रपति बन गया। हाँ, तो ये जो चीज है ये तब तक चलती रहती है जब तक कि सबसे ज्यादा वरीयता वाला कैंडिडेट नहीं आ जाए। सबसे ज्यादा वरीयता वाला कैंडिडेट मतलब मैक्सिमम नंबर से 1 किसी के पास आना चाहिए, वो होता है एकल संक्रमणीय पद्धति। प्रायोरिटी सबसे ज्यादा चाहिए उसको टोटल वोटर्स के अंदर, ठीक है, तभी ये एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। नहीं, मैक्सिमम पहले चरण में हो जाता है, लेकिन एक राष्ट्रपति आया था हमारे वी गिरी, उनके टाइम पे द्वितीय चरण करना पड़ा था। अभी तक एक चरण में ही पास हो, क्योंकि उसमें होता क्या है, अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो योग्यता आने वाली है। उस योग्यता में मैं बताऊंगा कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, उसकी योग्यताएं बहुत मुश्किल है। देखिएगा, आप समझाएंगे अब आपको। वही तो समझाते हैं ना, आप समझ जाओगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आर्टिकल अनुच्छेद 56।
अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति के कार्यकाल से। राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 56, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब मैंने कार्यकाल लिखा है, एग्जामिनर यहां पे आपको ये दूसरा वर्ड लिख देगा, पदावधि, कि राष्ट्रपति के पद की अवधि कितनी होती है भाई, ठीक है। 5 साल होती है, कब से लेकर, हाँ कब से लेकर, जिस दिन उसका चुनाव होता है तब से, या कोई और दिन लिया जाता है उसके लिए। शपथ ग्रहण से, शपथ ग्रहण से लेकर अगले 5 वर्ष तक, ना कि जब चुनाव हो जाए तब तक, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव लगभग 6 महीने पहले या 3 महीने पहले या 1 महीने पहले करवाया जा सकता है, ठीक है, ठीक है ना। शपथ ग्रहण के बाद 5 वर्ष तक, ठीक है। शपथ ग्रहण से लेकर 5 वर्ष तक ये इसका कार्यकाल होता है, जिसके बीच में महाभियोग द्वारा इसको हटाया जा सकता है। लेकिन अभी तक भारत के कितने राष्ट्रपतियों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चली है, ये बताओ? एक के खिलाफ भी नहीं चली है अभी तक, किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चली है ना। देखो कुछ चीजें मैं ऐसे ही आप लोगों को बताता हूं जो आपको मेमोराइज रखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर मेंशन है, अगर राष्ट्रपति चाहता है कि मैं 5 साल नहीं काम करना चाहता, तो उसको अपने पद से क्या देना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। और राष्ट्रपति अपना रिजाइन किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देता। अगर वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो किसको देगा? सुप्रीम कोर्ट को क्यों देगा? लोकसभा अध्यक्ष को क्यों नहीं देगा? लोकसभा अध्यक्ष को क्यों नहीं देगा? अपॉइंट नहीं करता, वो शपथ दिलवाते हैं इनको। इसके बजाय ये वाला आंसर एक्सेप्ट करो कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, अभी जो मैं बता रहा हूं आपको, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, उपराष्ट्रपति को ही देता है, राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सीजेआई को देता है, जो कि संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ, हाँ सीजेआई को देता है। लेकिन सीजेआई को संबोधित नहीं करेगा, ध्यान रखना आप। संबोधित किसको करेगा? ये उपराष्ट्रपति। भैया अभी उपराष्ट्रपति है नहीं, वो जब आए तो उनको ये मेरा लेटर दे देना, क्योंकि अगर उपराष्ट्रपति होते तो मैं उनको खुद दे देता। ये याद रखना, चीफ जस्टिस को देता है। अब चीफ जस्टिस को देने का मेन कारण क्या है? जो हमारे अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, लोकसभा अध्यक्ष, इन सब की गाड़ियां एक साथ रोड पर आ जाए तो सबसे पहले जिसकी गाड़ी, यानी जो सबसे पहले जिसको डिटेक्ट किया जाएगा, सबसे पहले जिसको निकाला जाएगा वो होगा प्रेसिडेंट। दूसरे नंबर पे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे नंबर पे आते हैं सीजीआई, चौथे नंबर पे आते हैं लोकसभा स्पीकर, पांचवें नंबर पे आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी सबसे लास्ट में निकलेगी, उससे पहले निकलेगी लोकसभा अध्यक्ष की गाड़ी, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो जो प्रधानमंत्री उससे थोड़ी बड़ी डिग्निटी रखता है। अभी जैसे विधानसभा अध्यक्ष है हमारे, कौन है विधानसभा अध्यक्ष?
वासुदेव देवनानी। और मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। उनकी डिग्निटी ज्यादा है, मुख्यमंत्री से ज्यादा उनका सम्मान है, उनसे ज्यादा पावर नहीं है लेकिन सम्मान है, उनका पद ऊंचा है ना? क्योंकि मुख्यमंत्री जी के साथ तो क्या है, केवल और केवल उनकी पार्टी के मेंबर्स हैं, लेकिन विधानसभा सदस्य के साथ कौन है? उस पूरे सदन के सदस्य हैं, वो उन सब पूरे सदस्यों को लीड कर रहे हैं, इस वजह से। हाँ, और जब उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो देश किसके हाथ में चला जाता है? सीजेआई के हाथ में चला, जबकि पाकिस्तान में उल्टा होता है, पाकिस्तान में सीजेआई के हाथ में नहीं जाता, पाकिस्तान में किसके हाथ में चला जाता है? कमांडर के हाथ में चला जाता है, आर्मी उसको जो है कैप्चर कर ली। भारत में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? हाँ हाँ वही है। अगला लिखना 57, 57 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57, इसका संबंध किससे है? राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन ये बोलता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव कितनी बार लड़ सकता है? चाहे जितनी बार लड़ सकता है, चाहे जितनी बार लड़ सकता है, लेकिन आसान चुनाव नहीं है, ठीक है? लेकिन नॉर्मली हमारे देश में केवल एक ही राष्ट्रपति हुआ है जो कि 2 बार राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़े हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद से लेकर अभी तक जितने भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में आए हैं उन्होंने एक ही बार चुनाव लड़ा है, ठीक है? याद रखिएगा। तो मतलब इसकी कोई संख्या नहीं है, अनेक बार चुनाव लड़ सकते हैं। फिर आता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। कितनी योग्यताएं हैं राष्ट्रपति पद की? बताओ, ऐसे बताओगे? पहली प्रायोरिटी के आधार पे बताओ। चलो आपने बताया फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो ठीक है, ये लो, ये योग्यता नहीं है। बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात क्या है? भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक का मतलब उसका जन्म प्रमाण पत्र भारत में बना हुआ होना चाहिए, यानी उसका जन्म भारत में होना चाहिए, ठीक है? दूसरे, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो चुनाव लड़ने से पहले। 35 वर्ष न्यूनतम आयु है, ध्यान रखना। और अधिकतम आयु कितनी है? अधिकतम आयु कुछ नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, हाँ कुछ भी नहीं है वो। अरे वो तो उसके पद पर रहने की है, ये चुनाव लड़ने की योग्यता है ना? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी 1 घंटा भी बाकी रह रहा होगा ना, या 1 दिन भी बाकी रह रहा होगा, जन्म प्रमाण पत्र में टाइम आता है क्या? कितनी बजे जन्म लिया? क्या बात कर रहे हो? तो मैं तभी तो बोल रहा हूँ 1 घंटा भी यानी 1 मिनट भी कम होगा तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है? राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष की आयु हाँ पूर्ण कर चुका हो, ठीक है? तो यहां से हमको एक चीज इंपॉर्टेंट निकल के आ जाती है, वो है राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी चुनाव लड़ने की? न्यूनतम आयु। अधिकतम कितनी है? अधिकतम आयु कितनी है? कोई आयु सीमा नहीं है, बस ये वाला चीज याद रखना, अधिकतम आयु की सीमा नहीं बताई गई। बताई गई, ठीक है? बात करते हैं तीसरी योग्यता की। तीसरी योग्यता क्या होगी इसकी? बिल्कुल सही बात है, दिवालिया से क्या मतलब है? हाँ, कोई लोन यानी बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, कोई कर्ज नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की कोई उसकी उधारी नहीं होनी चाहिए 1 रुपए की, है ना? ठीक है, दिवालिया नहीं होना चाहिए।
चौथी वो नहीं है, पागल दिवालिया, वो तो पागल को राष्ट्रपति बनाओगे क्यों, पहले ये तो बताओ मेरे को। नहीं, ये वाली जो चीज है ये कैसे आएगी वो देखो, ये आती है ऐसे कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अब लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता में वो पागल और दिवालिया दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है ना। तो लोकसभा की सदस्य की योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य की योग्यता होनी चाहिए चाहिए। जबकि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष। बहुत बढ़िया, तो ये तो 25 से ऊपर जा रहा है, बाकी योग्यता इसमें आ जाएगी। इसके अलावा इसमें क्या है, नहीं योग्यताएं तो ये 4 ही आएंगी आपके पास, फिर शर्तें आएंगी। अब शर्तें आएंगी, शर्तें है ना, हाँ अब शर्तें आएंगी, ठीक है। शर्तों में आप देखिएगा, पहली है आर्टिकल 59 अनुच्छेद, अच्छा लिखा नहीं क्या, चलो हाँ बहुत बढ़िया, समझना ही इंपॉर्टेंट है राकेश जी, यही चीज हमको सबसे ज्यादा याद रखनी है ना। ये दिवालिया वगैरह ये सब लोकसभा के सदस्य की योग्यता में आ जाती है, याद हो जानी चाहिए आपको, ये याद रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट तो है ना। उसकी अधिकतम आयु सीमा कुछ भी नहीं है, न्यूनतम कितनी है, 35 साल। ले लूं अब, ये कहता है राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं, पद की शर्तें, राष्ट्रपति पद की शर्त क्या है, 2 शर्तें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वैसे एक ही बताते किताबों में, मैं आपको दोनों बता देता हूं कि पहली जो शर्त है इसकी वह यह है कि उसके पास कोई भी ऐसा पद नहीं होना चाहिए जिससे उसे लाभ की प्राप्ति हो रही हो, यानी कोई नौकरी नहीं होना चाहिए। नौकरी जो होती है सरकारी नौकरी, उसको लाभ का पद बोलते हैं। भारतीय संविधान में सभी नेता, पार्षद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सबको लोक सेवक कहा जाता है। ये जनता के क्या हैं, सेवक हैं। हाँ ठीक है, तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात जो आती है वो आती है प्रस्तावक और समर्थक से आती है, कि राष्ट्रपति के पास 50 तो जो है समर्थक होने चाहिए, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा, मतलब कि 50 ऐसे लोग होने चाहिए पूरे संसद में से जो ये कहे कि भाई मैं उस फलाना आदमी को राष्ट्रपति बनाना चाहता हूँ, और 50 लोग और ऐसे होने चाहिए जो उन 50 लोगों की बात को कहे कि भाई हम भी इसके साथ हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कुल समर्थक कितने हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं। देखिए कुल समर्थकों को 100 में बांटने की बजाय वो क्या कह देते हैं, 50 समर्थक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। इसके अलावा उसके पास जमानत राशि कितनी होनी चाहिए, 15,000 रुपए। 15,000 रुपए उसको डिपॉजिट करना पड़ता है, तब जाके उसको जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अलाउ किया जाता है। लेकिन जब भारतीय संविधान बना था उस समय राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए ना तो किसी समर्थक की आवश्यकता थी, ना किसी अनुमोदक की आवश्यकता थी, ना ही किसी तरह की जमानत राशि की आवश्यकता। लेकिन हुआ ये कि जब हम 1980 के दशक में आए तो मैक्सिमम जो लोग हैं राष्ट्रपति बनने की होड़ करने लग गए। इसके बाद 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, 74वां संविधान संशोधन आया, जिसमें ये अनुमोदक पहले 10-10 लगाए गए, फिर बाद में बढ़ाकर 25, क्योंकि इनसे क्या होती है, खरीद फरोख्त चलने लग जाती है। इसलिए राष्ट्रपति बनना आसान नहीं है आज के टाइम में। ऐसा नहीं कि आप कहो कि नहीं मैं तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा, आपको समर्थक ही नहीं मिलेंगे। 50 लोग, आपकी पकड़ होनी चाहिए। आप द्रौपदी मुर्मू को जानते हैं, भारत की महिला राष्ट्रपति है ना। इससे पहले कौन बनी महिला राष्ट्रपति, प्रतिभा पाटिल। अभी तक कितनी महिलाएं राष्ट्रपति बनी है, 2। लेकिन कितनी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुकी हैं, 6।
6 चुनाव लड़ चुके हैं, मीरा कुमार ने भी लगा है, उर्वशी ने भी लिखा है लड़ा है, तो ऐसी 6 महिलाएं हैं करके, लेकिन उसमें से जीती कितनी है? 2। अब वो 2 हैं क्योंकि बहुत पकड़ होनी चाहिए। द्रौपदी मुर्मू का नाम केवल हमारे लिए नया है, राजस्थान वालों के लिए, लेकिन एक्चुअल में छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, इस वाले एरिया में उसका नाम बहुत चलता है। ट्राइबल एरिया के लिए बहुत अच्छी लेडी मानी जाती है वो। हाँ, और इनके अगेंस्ट में कौन था द्रौपदी मुर्मू के? हैं? सिन्हा, यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के अंदर मंत्री पद थे वो, उनकी भी बहुत बड़ी डिग्निटी है। हाँ, यशवंत सिन्हा, सिन्हा 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 सिन्हा, ठीक है। चलिए अगला लिखना है आर्टिकल 60। अच्छा, समर्थक बता दिए मैंने आपको कितने हैं? अरे 50 है ना, 50 समर्थक और 50 अनुमोदक। एक सवाल पूछा गया, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रपति को कितने समर्थकों की आवश्यकता होती है? 50। कितने अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? 50। कितनी जमानत राशि दी जाती है? 15,000। बस 3 क्वेश्चन थे, तीनों मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। हाँ, अगला लिखना, यहाँ लिखो ना, यहाँ लिखो, ठीक है। नेक्स्ट लिखना आर्टिकल 60 अनुच्छेद। देखो मैं यहाँ पे आर्टिकल से जुड़ी हुई बात भी बता रहा हूँ और उस आर्टिकल से संबंधित जो तथ्य हैं, रिलेटेड हैं, वो भी बता रहा हूँ। जो सुबह अभी आते ही हिमांशु ने बोला कि भाई राष्ट्रपति का पद होता है, लेकिन मैंने वहीं पे ये बता दिया कि राष्ट्रपति को हेल्प कौन करेगा। तो जो क्वेश्चंस बनता है वो क्वेश्चंस मैंने बताया, वो उससे रिलेटेड ये नहीं था कि वो उस आर्टिकल में था, वो फैक्ट था कि आपको दिमाग में बैठाना है कि राष्ट्रपति शासन का कार्य किसकी सलाह से करता है या किसकी सहायता से करता है। आप जवाब दो मेरे को, राष्ट्रपति किसकी सहायता से, किसकी सलाह से शासन का कार्य करता है? यही लाइन में वहां पे समझाया मैंने। अब जैसे यहां पे भी मैं लिख देता तो फिर तुम मुझे बोलते, अभी मैंने यहां लिखा नहीं अभी। अरे यार समझो, खैर कोई ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब जैसे इसमें है, इसमें क्या है? ऑथ ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शपथ है। अब राष्ट्रपति की शपथ है, यानी राष्ट्रपति का शपथ जो है उसका क्या है? यहाँ पे प्रारूप है, फॉर्मेट है, ठीक है। अब राष्ट्रपति की जो शपथ है वो लेता कैसे है? ठीक है, राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है? ईश्वर को साक्षी मान के सत्यनिष्ठा की शपथ लेता है, सत्यनिष्ठा की, ठीक है, सत्यनिष्ठा की। और 3 शब्दावली का इस्तेमाल करता है, परिरक्षण और प्रतिरक्षण और एक और होता है जिसका नाम होता है प्रतिरक्षण, ठीक है। लिखना 1 मिनट। राष्ट्रपति ईश्वर को साक्षी मान के सत्यनिष्ठा के साथ मतलब इस तरह से शपथ लेता है। ये सारी शब्दावलियां उसमें मिलती है हमको, और उसमें 3 आते हैं, संविधान व विधि, संविधान व विधि, संविधान व विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। परिरक्षण ये सब संविधान के लिए है, संविधान को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा, उसको हमेशा बचा के रखूंगा, उसके लिए कुछ भी ऐसी चीज आएगी तो वो मैं होने नहीं दूंगा। ये 3 शब्द हमको ऐसे मिल जाते हैं। हालांकि इसमें एक और आता है, जनता की सेवा और कल्याण की शपथ लेता है, जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहने की। इंपॉर्टेंट फैक्ट तो हमारे लिए केवल ये वाले हैं, शपथ का प्रारूप, ठीक है। अब पॉइंट क्या है इसके अंदर? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? सीजीआई। राष्ट्रपति को शपथ सीजीआई दिलाता है। अगर सीजीआई ना हो तो ठीक है, सीजीआई की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है। सीजीआई की अनुपस्थिति में
सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है, शपथ दिलाता है। ठीक है, इसी तरह से एक पॉइंट और आ जाता है यहीं पे, जो मैं आपको अभी बता देता हूं कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर किसी तरह की कोई गड़बड़ हो गई तो उसका जजमेंट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। उसका जजमेंट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और अगर 2-3 चरणों के बाद भी 2-2 कैंडिडेट को बराबर वोट मिलते रहे तो इंपॉर्टेंट वोट किसका डलेगा? लास्ट वोट लोकसभा स्पीकर का, लोकसभा अध्यक्ष का डलेगा। ठीक है, फिलहाल तो आप ये याद रखना कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? सीजीआई। अगर सीजीआई नहीं है तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। अगर वो भी नहीं है तो उसके बाद वाला वरिष्ठ न्यायाधीश। लेकिन जो राष्ट्रपति है उसको शपथ हमेशा सुप्रीम कोर्ट का जज ही दिलवाएगा, कोई और नहीं दिलवाएगा। तो ये थी हमारे पास 60। 61 ले लो, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अनुच्छेद अनुच्छेद 61, इसमें क्या है? इसमें है राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग नहीं, ध्यान रखना मेरी बात, महाभियोग का यहां पे कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया। महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में। राष्ट्रपति की महाभियोग, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया का मतलब है कि पद से हटाना। और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया ये केवल राष्ट्रपति के लिए नहीं है, ये लोकसभा के अध्यक्ष के लिए भी है, चीफ जस्टिस के लिए भी है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी है। कहां से लिए हमने महाभियोग की प्रक्रिया? अमेरिका का नाम मत लेना गलती से भी, नहीं। सुनो, ये जो महाभियोग का शब्द है ना, ये हमने लिया अमेरिका से। मैंने यहाँ पे शब्द थोड़ा ना लिखा है, मैंने क्या लिखा है? प्रोसेस ऑफ महाभियोग, ये लिखा है, महाभियोग की प्रक्रिया लिखा है। ये होगा कैसे? ये हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से, तो ध्यान रखना ये चीज। महाभियोग की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान। लेकिन अगर महाभियोग शब्दावली का इस्तेमाल किया जाएगा ना, हाँ, लेकिन महाभियोग लिखा है बस वहां पे, है ना? किसमें? अमेरिका में, आयरलैंड में? आयरलैंड लेके चलना, इसको सही करके चलना है ना। महाभियोग जो शब्दावली है वो अमेरिका की है, केवल महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड से है, आयरलैंड के संविधान से। देखो, महाभियोग की जो प्रक्रिया अमेरिका में भी है और आयरलैंड में भी है, लेकिन जो इजी, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा लोगों के लिए काम में ली गई है, वो है अमेरिका के संविधान में। और केवल राष्ट्रपति के लिए काम में ली गई है, वो जो प्रोसेस है वो है आयरलैंड के संविधान के अंदर। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाली चीज है। लेकिन ऑप्शन में आपको दोनों नाम एक साथ नहीं मिलेंगे, अमेरिका और आयरलैंड दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे महाभियोग के रेफरेंस में। या तो आपको अमेरिका मिलेगा या आयरलैंड में। मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं अमेरिका के होते हैं। लेकिन उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वो करना क्या चाह रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन वहीं पे उलझाएगा आपको। वो स्पेशली केवल राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया की बात की जाएगी तो आयरलैंड आएगा, लेकिन अगर महाभियोग की प्रक्रिया की बात की जाएगी तो फिर आप अमेरिका का संविधान ले सकते हो। क्योंकि मैंने आपको अभी बोला कि महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति के लिए नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष के लिए भी है, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी है। अगर बात की जा रही है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया तो आयरलैंड लेना है, लेकिन अगर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात की जा रही है तो आप अमेरिका ले सकते हो। हाँ, महाभियोग का मतलब क्या होता है आप ये जान लो, पद से हटाना, पद से हटाना। तो पद से हटाया ना कैसे है, जो भी बड़े बड़े हमारे यहाँ पे लीडर्स हैं उसका जो प्रोसेस है वो मैंने अमेरिका से लिया है।
लेकिन अगर स्पेशली बात की जाए प्रेसिडेंट के बारे में, तो प्रेसिडेंट को हटाने की जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। अब इस महाअभियोग की प्रक्रिया से जुड़ी हुई जो 4 फैक्ट्स हैं, 4 आपको याद रखना है। पहली बात, महाअभियोग का प्रस्ताव, महाअभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्ताव किसी भी सदन में, किसी भी सदन में 1/4 सदस्यों के द्वारा, सदन में सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला पॉइंट याद रखना। इसके लिए लोकसभा जो है केवल प्राइवेसी पे नहीं है, किसी में भी किया जा सकता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा वो सदन उस प्रस्ताव की जांच नहीं करेगा। उस प्रस्ताव की जांच कौन करेगा? दूसरा सदन। अगर लोकसभा में प्रस्तुत किया है तो जांच कौन करेगा? राज्यसभा करेगी। अगर राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया तो कौन करेगा? लोकसभा जांच करेगी, ठीक है। बट ये प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति को बताना होगा कि साहब हम आपके लिए जो है ये महाभियोग का जो प्रस्ताव है ये लेके आ रहे हैं। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। ये लिख लीजिएगा आप, है ना। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचित करना अनिवार्य है। पूर्व सूचित करना अनिवार्य है, अनिवार्य है। अब यहां पर एक चीज समझनी है कि महाअभियोग की प्रस्ताव के लिए राष्ट्रपति की अनुमति नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना? महाअभियोग के प्रस्ताव के लिए राष्ट्रपति की अनुमति नहीं चाहिए, लेकिन उसको क्या देनी है? आपको सूचना देनी है कि सर हम आपके लिए सर ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो प्रस्ताव है अगर सदन में आता है तो ये प्रस्ताव पास कितने सदस्यों से होना चाहिए? सदन के 2/3 सदस्यों से। समझ रहे हो आप? मतलब हमारे पास सदन में टोटल जो है 10 लोग हैं, उनमें से 1/4 3 सदस्य तो क्या बनाएंगे? प्रस्ताव बनाएंगे, ठीक है। 2/3 कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 7 हो जाएंगे। 7 सदस्य इसका क्या कर देंगे? समर्थक हो जाएंगे। हाँ भैया बिल्कुल, हमने इसको क्या कर दिया? पास कर दिया, लेकर आओ। ये वाली जो चीज है आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। प्रस्ताव को पास करने के लिए 2/3 सदस्यों का बहुमत अनिवार्य है। दो बटा तीन प्रस्ताव को 2/3 2/3 सदस्यों से पास होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर महाअभियोग का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत हो गया, पास नहीं हुआ है, ध्यान रखना, प्रस्तुत हो गया, उस दिन से लेकर इस महाअभियोग की प्रक्रिया तक राष्ट्रपति के पद का उपयोग नहीं करेगा। तो फिर वो अपना काम काज किसको सौंप देगा? उपराष्ट्रपति को सौंप देगा, ठीक है। प्रस्ताव प्रस्तुत होने से लेकर निर्णय होने तक
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का कार्यभार ग्रहण करेगा। राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा या कार्य करेगा। राष्ट्रपति के का पद ग्रहण करेगा, पद करेगा। ये कुछ बातें आपको महाभियोग से याद रखनी है। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के महाभियोग का जो प्रक्रिया है या महाभियोग की जो शब्दावली है 60 के अलावा भी और कहीं इस्तेमाल की गई है क्या? हाँ, अनुच्छेद 56 में भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली हो जाता है वो, इसलिए हम उसको नहीं बता रहे हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट है 61 हो गया आपके साथ, 62 अनुच्छेद 62 62 कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। अब यहां पे भी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं आपको। राष्ट्रपति के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले नव राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें टाइम पीरियड कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ टाइम पीरियड कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग ये मान लेते हैं कि 6 महीने पहले से इसका चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। चुनाव अक्सर कहाँ होता है, उसमें ये बोलते हैं कि चुनाव जिसका जो कार्यकाल है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो जनवरी के अंदर सेलेक्ट हो गया है ना, जनवरी में राष्ट्रपति बन गया, और उसका कार्यकाल कहाँ तक है, हाँ ये 25 से आप शुरू हो गया और ये चला दिसंबर से 30 तक चला, है ना, 30 तक चला। अब इसका लास्ट का साल कौन सा बचा हमारे सामने, जनवरी 30 से लेकर दिसंबर 30 बचा, है ना। तो कहा जाता है कि अगर इसके 6 महीने पहले चुनाव हो जाना चाहिए, यानी इसका चुनाव कब से कब तक हो जाना चाहिए, जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में जो है इसका चुनाव हो जाना चाहिए कभी भी। 6 महीने पहले नहीं, 6 महीने के भीतर भीतर, मतलब जैसा जब इसका 6 महीने का टाइम पीरियड बच रहा हो तो उसका चुनाव हो जाना चाहिए। निर्वाचन की तारीख कौन सी है राष्ट्रपति के निर्वाचन की, हाँ बहुत बढ़िया है, तो सही महीना तो सही चुन लिया आपने। वर्तमान में अभी इन दी प्रेजेंट में राष्ट्रपति के चुनाव की जो डेट है, कार्यकाल कंप्लीट होने की जो डेट है वो 25 जुलाई है ना। हाँ, वर्तमान में चुनाव कार्यकाल की तिथि है आपके 25 जुलाई। अभी 25 जुलाई चल रही है ये, हर 5 साल में 25 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, ठीक है। 61 वाला 62 वाला हमने पढ़ लिया, और अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट जो है राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति को भी वैसे हटाएंगे हम, हाँ, जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता, कोई टाइम पीरियड नहीं है। अब जब तक कि नया राष्ट्रपति चुन के नहीं आएगा तब तक उपराष्ट्रपति रहेगा। लेकिन एक्चुअल में प्रोसेस राष्ट्रपति के लिए है। अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाए तो आपको अगले 6 महीने जल्दी से जल्दी चुनाव कराना, कोई टाइम पीरियड नहीं है। इसका मतलब राष्ट्रपति की डेथ हो गई तो काम किसके हाथ में आ गया, उपराष्ट्रपति के हाथ में, तो जल्दी से जल्दी चुनाव करवाना ही है, तो कोई टाइम पीरियड रहा नहीं, जरूरत नहीं। दूसरी कंडीशन, राष्ट्रपति ने अगर त्यागपत्र दे दिया तो 3 महीने के अंदर नया राष्ट्रपति लेकर आना है, टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। राष्ट्रपति अगर अपने पद से इस्तीफा दे दें तो भी जल्दी से जल्दी क्या करना है, आप पद से इस्तीफा दे या मर जाए, दोनों में से क्या डिफरेंस है, कुछ ज्यादा नहीं है, पद तो खाली हो गया। तो निर्वाचन आयोग को क्या करना है, जल्दी से जल्दी नया राष्ट्रपति चुन के लाना है। लेकिन राष्ट्रपति पे अगर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है
राष्ट्रपति जिंदा है, पद से इस्तीफा नहीं दिया है और कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो इस दौरान उसका राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने पहले करवाना है। आपको राष्ट्रपति रेडी रखना है। अब वो राष्ट्रपति रेडी रखना है दो सूरतों में। एक कंडीशन, अगर महाभियोग पर जो प्रस्ताव है पास हो जाए तो राष्ट्रपति को क्या करना है, हटा देंगे, तो वो जो हमारे पास रेडी है उसको आप वहां पे लगा दोगे। दूसरा, अगर महाभियोग की प्रक्रिया अभी भी चल रही है लेकिन उसका कार्यकाल खत्म होने को आ गया तो वो उसका अपने आप ही हट जाएगा वहां से, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक उसका डिसीजन नहीं हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां। अब राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो काम की है वो आपातकालीन शक्तियां हैं हमारे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। यूं तो बहुत सारी शक्तियां हैं, राजनीतिक शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, ठीक है, वित्तीय पावर्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमको आपातकालीन शक्तियां, जो मैं सबसे पहले बताऊंगा। अगला है राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां। अब राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे पहली शक्ति लिखना जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम उसको छोड़ता नहीं है, उसका नाम है आपातकालीन शक्तियां। इनको सीक्वेंस में नहीं बता रहा हूं मैं आपको, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूं। हैं? नहीं, अब अनुच्छेद नहीं, अब शक्तियों पे आ गया मैं डायरेक्ट। अरे हमने बोला तो सही, सारी कार्यपालिका शक्तियां उसमें आएंगी। अब अलग से चल रहा है, अब फैक्चुअल चीजें चल रही हैं, जिसमें अनुच्छेद आ जाएगा मैं वहां समझा दूंगा आपको, है ना। यहाँ आएगा अनुच्छेद आएगा, लेकिन वो भाग 5 के नहीं है, वो भाग दूसरे के हैं, ठीक है ना। पहली जो शक्तियां हैं वो कितने प्रकार की, आपात काल की शक्तियां। आपातकाल की शक्तियां मतलब यह है, हमारे देश में केवल राष्ट्रपति को ही यह अधिकार है कि वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अनाउंसमेंट ऑफ द इमरजेंसी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, ठीक है। अब पूछा जाए कि भारत में जो आपातकाल हैं उसके प्रकार कितने हैं, तो भारत में आपातकाल के प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार के आपातकाल हैं। इसका मतलब राष्ट्रपति के पास आपातकाल की शक्तियां कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हैं। अब 3 प्रकार की जो आपातकाल की शक्तियां हैं वो कौन कौन सी है। जो सबसे पहली है उसका बोलते हैं, भाई इस देश में सबसे पहले कौन आता है, आप आते हो या देश पहले है, देश पहले है, तो उसको बोला जाता है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल ये कब होता है, जब किसी ने हम पे अटैक कर दिया, बाहरी आक्रमण हो गया, ठीक है, या देश का जो सेंट्रल सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरा, इसको बोला जाता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, जब राज्य की विधानसभाएं जो है ढंग से काम नहीं कर रही हैं तो चुनिंदा स्टेट के अंदर ये प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है। तीसरा जो है वो है फाइनेंस इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। अब इनसे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहां पर है 352, अनुच्छेद 352, यहां पर है 356 और यहां पर है 360। भारत में सबसे ज्यादा जो आपातकाल लगा है ना, पहले तो ये बता देता हूं कि सबसे पहले कौन सा लगा। सबसे पहले जो आपातकाल लगा वो राष्ट्रपति शासन लगा, और सबसे ज्यादा बार लगा वो भी राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रीय आपातकाल हमारे अभी तक 4 बार लगे, जब हमने लड़ाइयां लड़ी पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, ठीक है। और ये जो आपातकाल, वित्तीय आपातकाल है, ये अभी तक हमारे पास लगा हुआ नहीं है। नहीं, ये कंगाल से लेना देना नहीं होता है, ये तब उससे लेना है कि विदेशी वर्ल्ड लेवल पर जो इंडियन करेंसी है उसका प्राइस गिर जाए। हाँ, तो उसका प्राइस मतलब कि लोग हमसे खरीद तो रहे हैं लेकिन हम लोगों से खरीद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है और हम उनको सस्ती कीमत में दे रहे हैं तो वो हमसे खरीद रहे हैं। हमारा मैक्सिमम जो प्रोडक्शंस है या प्रोडक्ट है आउट ऑफ इंडिया जाने का मेन कारण यही है कि वर्ल्ड लेवल पर हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत लो है। हमारे यहाँ की लेबर बहुत सस्ती है कंपैरिजन टू ऑल अदर कंट्रीज के।
दुनिया के दूसरे देशों में लेबर की वैल्यू बहुत अच्छी मानी, मजदूरों को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि बिना किसी लेबर के कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में मजदूरों को कोल्हू का बेल समझते हैं, इनके आंखों पे पट्टी बांधो, इनसे जो काम कराना है करवा लो, ठीक है, ये वाली चीज है। अब राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में छोटी सी चीज रहेगी 10 या 15 मिनट की, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।